हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज की क्लास में भी आपको थोड़ी लेट मिले क्योंकि जो वीडियो बनाया गया था उसमें वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अगेन शूट किया गया है इस वजह से, और एक दिन भी क्लास आपका एब्सेंट ना हो, फिर भी मैंने सोचा कि लेट से ही क्लास अपलोड कर दिया जाए। तो ये आपके सामने है चैप्टर 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। अभी तक हमने पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का। एक और बाकी है, देन हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट। इसके बाद से आप बताओ आपको ज्योग्राफी करना है या फिर अगेन क्लास 7 की हिस्ट्री। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। ना तो कोई लाइक करता है ना कोई देख रहा है, और जैसे एग्जाम का समय आएगा फिर आपको अचानक से चाहिए होगा कि कोई मंत्र मिल जाए जिससे कि आपका पास हो जाए। तो आज भी हम इसको करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है जिसमें हम लौह स्तंभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जो है जो आपका अजंता का चित्र है, मंदिर है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, वो क्वेश्चंस भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। देखो, टेलीग्राम का चैनल जिसमें 77,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिलता रहेगा। और मेरा नोट्स तो है ही, अगर आप मेरा खुद का नोट्स लेना चाहें तो जरूर ले लेना, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको अलग से नोट्स भी नहीं बनाना होगा। इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। ठीक है, बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी चाहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होना कि नोटिफिकेशन कब आएगा। पेपर आपका जुलाई में होगा। इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब ये इसके बारे में, इमारतों के बारे में हमें पढ़ना ही है। चित्र, जैसे कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र बना हुआ है आज भी वो उतने ही जैसे ब्राइट कलर दिखते हैं, क्योंकि वो पौधों और खनिज से बनाए गए हैं। कुछ किताबों के बारे में भी पढ़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा जिसे हम मे भी कल भी डिस्कस कर सकते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि आज जो हम चीजें देख रहे हैं, पहले के जो लोग थे ना, वो भी काफी ज्यादा, वो आप कह सकते हो कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। ठीक है, धातु विज्ञान। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। और ये हमें उनके जो खुदाइयां हुई पुरातात्विक की, उससे पता चला कि जो हड़प्पावासी कुशल थे, हड़प्पावासी जो थे वो काफी कुशल शिल्पी थे। और आप सोचो कि हम इसको हड़प्पावासी को कांस्य युग भी बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो है कांसा बनाना सीख लिया था कि अच्छा, तांबे से और टिन को अगर हम मिलाते हैं तो कांसा बनता है। इसका भी ज्ञान उनको हो गया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो कांसा। ठीक है, हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़ा ही था। उसके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। तो भारत आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। सिर्फ इतने में से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जब पीवाईक्यूज करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। ये आपके सामने लौह स्तंभ है, जो कि ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार परिसर में है, दिल्ली में महरौली है, वहां पर है। और ये सोचिए 1500 साल पहले बना हुआ है। इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगा है अभी तक। मतलब कितने अच्छे मटेरियल का यूज किया गया है। और आज के समय का आप देखो, कुछ भी बनता है तो इसकी ऊंचाई करीब, अगर आप देखो तो 7.2 मीटर है, और वजन इसका 3 टन से भी ज्यादा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर घूमे होंगे, तो कुतुब मीनार परिसर में है। और इसका हमें पता कैसे चला, क्योंकि ना इस पे खुदाई हुई। अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी खुदाई नहीं, मतलब इस पे लिखा हुआ है। ऐसे अभिलेख से पता चला कि ये चंद्र नामक एक शासक ने बनवाया होगा, जो कि गुप्त वंश से है। ठीक है, तो काफी सुंदर है, लौह स्तंभ है ये, आप देख सकते हैं। और वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये महरौली दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में है। और एक भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से ज्यादा है, 1500 साल पहले बना हुआ है। और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इसी पर खुदा हुआ है अभिलेख, उसी से पता चलता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो कि गुप्त वंश के थे। ठीक है, और आश्चर्य की बात है कि इतने शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये अकेला ही एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस हर बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज है कि ईंट और पत्थर की इमारत। चैप्टर का नाम ही है भाई, चित्र, इमारत। ठीक है, तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमने यहाँ पर तो देख लिया कि अच्छा, पहले के लोग कितने ज्यादा कुशल थे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्तूपों, जैसे कि कुछ इमारत में भी देखने को मिलेगा। स्तूप का मतलब होता है टीला।
अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हालांकि स्तूप अलग अलग आकार के हो सकते हैं, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इन सब में एक समानता है कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। ठीक है, तो ये इसका एक कॉमन है। इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रहेंगे, या तो बुद्ध या फिर उनके अनुयायी, इनके शरीर का जो अवशेष है, जैसे कि दांत हो गया, हड्डी हो, दांत हड्डी या राख, ये रखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर उनके द्वारा यूज किया हुआ चीज या फिर कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, बहुत ही सुंदर है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक सिमिलैरिटीज देख ली, और इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप जो है वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये देखिएगा, चारों ओर इस तरीके का ना परिक्रमा करने के लिए, ऐसे आपने देखा होगा ना, मंदिर के बाहर हम ऐसे परिक्रमा करते हैं, एक वृत्ताकार पथ बना होता है, इसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या होता है, तो स्तूप के चारों ओर ऐसे जो परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता है, उसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। ये रेलिंग आपको दिख रही होगी, ये, इसे हम कहते हैं वेदिका। ठीक है, और इसी में प्रवेश द्वार भी बना होगा, वेदिका में ही। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, चलिए, सांची का महान स्तूप मैंने आपको दिखाई दिया है, और इसमें जो ईंटों का यूज हुआ है वो मोस्टली अशोक के जमाने का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ कभी भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए मतलब अलग अलग चित्र बनाए गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। मैंने आपको दिखाया है जब हम पहले चैप्टर्स पढ़ रहे थे कि किस तरीके से पहाड़ों को काट कर गुफा बनाई जाती थी। इस तरह कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। ठीक है, गुफाओं को ही। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में, अब यहां से आपका मेन क्वेश्चन चालू हो रहा है, ये पूरा पैराग्राफ देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है गर्भगृह क्या है, शिखर क्या है। ठीक है, सभा, अभी और मैं आपको चीजें दिखाऊंगी। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इतना जो पॉइंट मैं आपको यहां से बताने जा रही हूं, इसको एक एक लाइन याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी के ये ऊपर वाली तो थोड़ी कहानी थी। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब ये आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि गर्भगृह क्या होता है। तो गर्भगृह का मतलब होता है मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, जहां पर देवी या देवता की मूर्ति को रखते हैं। आपने मंदिर देखा होगा जहां पर भगवान जी की मूर्ति रहती है, उसे ही बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, क्योंकि यहीं पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, अब यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, तो इसको पवित्र दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में इसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है। ये मंदिर हो गया, इसके ऊपर इतना ऊंचा आपने देखा होगा, उसे हम बोलते हैं शिखर। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये अंदर तो गर्भगृह हो गया, ये हो गया शिखर, इसको पवित्र दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसको बनाने में ना काफी डिफिकल्टीज होती थी, तो योजनाएं बनानी होती थी, क्योंकि इतना ऊंचा बनाना होता था। ठीक है, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। ये मंदिर के बाहर नहीं होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसे हम कहते हैं मंडप। तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, गर्भगृह, शिखर, मंडप। ठीक है, चलिए, देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही, ये सारी चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी तो उसको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर चलते हैं। तो आखिर में ये आपने देख लिया, मंदिर हो गया, स्तूप हो गया जिसे हम टीला बोलते हैं, ये बनाए कैसे जाते थे, किस तरह बनाए जाते थे। यहां पर देखो, ये आपको एक फोटोज दिख रहा होगा, ये राष्ट्रीय संग्रहालय है, नई दिल्ली। ठीक है, और उसमें इस दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है यहाँ पर। और ये बाकी जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, ये इसके राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली है ना, उसके मूर्ति का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और ये आपको क्यों फोटो दिखाया जा रहा है, आप इस फोटो को ध्यान से देखो, ये अलग से कोई मंदिर नहीं बनाया गया है, पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया है।
ये आप देख सकते हैं। उस समय के लोग कितने ज़्यादा जो है कुशल थे, बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें बनाते थे और आज भी वो वैसी की वैसी ही हैं, ठीक है? तो आखिर में बनते किस तरीके से थे? तो देखो, अगर मंदिर बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कहीं पर भी उसको ईंट-ऊँट से बना लेंगे। बट अगर आप पहाड़ से काट कर बनाओगे तो वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। मान लो ये पहाड़ होगा, तो पहाड़ को ऊपर से काट-काट कर ऐसे नीचे बनाएँगे। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और मंदिर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर। बट अगर आप पहाड़ से बनाओगे तो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्तूप तथा मंदिर को बनाने में कई स्टेजेस होते हैं और देखो पैसा तो अच्छा खासा लगेगा और वो पैसा कौन खर्च करेगा? राजा या रानी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई अच्छा पत्थर ढूंढें, ठीक है, शिलाखंड को खोद कर निकालें, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोचें किस तरीके से बनना है, शिलाखंड को पहुंचाना होता है, पत्थर को अच्छे से काट छाट कर तरासेंगे, खंबे दीवार की चौखट हो गई, फर्श हो गई, छत का आकार देना होता था। ये सब तैयार हो जाएगा, उसके बाद से सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ये सारी चीज़ें पहले ये लोग तैयार करते थे, ठीक है? ये सारे प्रोसीजर आपका पूछा जा सकता है। सब कुछ तैयार हो गया, अब सबसे ज़्यादा मुश्किल कब आएगा? जब इन सारी चीज़ों को आप एक सही जगह पर लगाने ले जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च देगा कौन? राजा रानी। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले भक्त, मान लो मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे कुछ उपहार लेकर जाऊंगी अपने साथ, जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इमारत की सजावट, उसका सामान लेके जा सकती हूँ। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। तो बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट भी करते थे, ऐसा नहीं है। जैसे कि सजावट के लिए पैसा देने में व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, माला बनाने वाले हो गए, इत्र बनाने वाले, लोहार सुनार, कई स्त्री पुरुष शामिल थे, ठीक है। और हाँ, इस पे ना लिखा भी हुआ है, इनके नाम खंभों पर, रेलिंग पे लिखा हुआ है कितने लोगों ने योगदान दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खुदी हुई हैं इस पे। तो जब भी आप कहीं कभी घूमने जाओ तो आप उस पे देखिएगा, लिखा होगा। और याद रखना है कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है। और ये फोटो देखिए, यह अजंता का चित्र है और इसका जो कलर है ना वो आज भी ब्राइट है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये पौधों और खनिजों से बनाया गया था, ठीक है। और ये मसाल की जो रोशनी है उसमें ये तैयार किया गया है, ठीक है। ऐसा तो लाइट वाइट होता नहीं था। तो ये चित्रकला में कई बार क्वेश्चन पूछता है, अजंता का है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा किसके लिए, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे विहार। ताकि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जब बारिश का समय होता था तो वो लोग यहाँ पर जो है रुककर मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करते थे, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ चित्रों के द्वारा सजाया गया है और इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखो, गुफा में अंधेरा होगा, उसकी वजह से जो भी फोटोज वगैरह बनाए गए हैं वो मसाल की रोशनी में। और इनके रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। और ये महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार थे उनके नाम हमें नहीं पता है, क्योंकि वो ऐसे लिखे नहीं गए हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, ऊपर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया है, इस तरीके की भी चीज़ें मिली हुई हैं। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ और इसके बाद का हम कल करेंगे। और ये इतने पैराग्राफ का क्वेश्चन भी मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन हम आज ही डिस्कस करेंगे। देखो, पुस्तक, ये जो बुक वाला चैप्टर है ना, ये मुझे लगता है कि सीटेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से इतनी बार क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे महाकाव्य की रचना हुई थी, ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं हैं, देवताओं से जुड़ी हुई हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। पहला क्वेश्चन पूछेगा, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है, तो वो है इलांगो नामक कवि ने। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हुआ क्वेश्चन को तो पूछ भी सकता है आपसे कि ये किसकी कहानी है, तो कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी के प्रेम में पड़ गया,
ठीक है, वही धोखा दे दिया। बाद में वह कनगी जो है वो पुहार छोड़कर मदुरई चली गई। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर, जो कोवलन था, ठीक है, ये कोवलन, इस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और राजा ने ये पूरी कहानी बनाई हुई है, उसे प्राणदंड दे दिया। ठीक है, कनगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, उस अन्याय के खिलाफ दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो ये पूरी एक स्टोरी है, काल्पनिक है। इतना ध्यान रखना कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद का दूसरा आपसे पूछेगा, ये दूसरा तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। ये 1400 साल पहले सतनार के द्वारा लिखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सतनार के द्वारा क्या लिखा गया, तो मणिमेखलई, वाइस वर्सा कुछ भी पूछ सकता है। इसमें किसकी कहानी है, तो कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, और ये काफी पहले ही खो गया था। पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। कालिदास के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, कल ही पढ़े हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम चैप्टर 9 में ही पढ़े हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। और अगेन याद रखिएगा, हर दिन आपको क्लासेस देखनी है, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। एंड जो भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो सीटेट के अलावा बाकी के जो दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी है। जैसे कि देखिए, ये लेखपाल वाला क्वेश्चन लेखपाल में पूछा हुआ है। मतलब एनसीईआरटी के फायदे ना हर एग्जाम में है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो कि सदियों से टूट खड़ा है, किस ऐतिहासिक परिसर में है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के परिसर में, अभी हमने पढ़ा। और आज भी वैसा ही है, जंग नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2020 में पूछा था, दिल्ली पुलिस वाले में, कांस्टेबल में, सीटेट ने तो पूछा ही है। सांची स्मारक सबसे प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगेन देखिए, सब अभी हमने पढ़ा है। और ये तो सीटेट नहीं पूछा था 2021 में। गर्भगृह क्या है, मंदिर के अंदर का जगह जो कि पवित्र हम मानते हैं। यहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रहती है। ऊपर का जो हिस्सा होता है हम उसे शिखर कहते हैं, और बाहर जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उसे हम कहते हैं मंडप। ठीक है, तो गर्भगृह होता है, ये तो आपका शिखर हो गया, शीर्ष पर बना हुआ। सभागार जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उसे हम कहते हैं मंडप। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, नहीं भाई, एक कमरा जहाँ पर मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, यही सही होगा, गर्भगृह। ठीक है, मंडप अभी हमने पढ़ा, ये भी सीटेट ने पूछा है 2022 में। मंडप सभागार जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये देखिए, ये मैं यूपी टेट वाला भी क्वेश्चन बहुत ढूंढ के लेकर आई, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको दूसरे एग्जाम में भी काम देगा। 2016 में पूछा था पेपर 2 में ही, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। अभी हमने पढ़ा, मोस्टली वो बौद्ध भिक्षु के लिए तो बनाया गया था, जो गुफाएं विहार थे। तो अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जैन धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, 2018 में पूछा है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में जो रंग यूज किया गया है वो किस सामग्री से बना है, तो पौधे और खनिज से। आज भी उतने ही चमकदार हैं, 2018 में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3। देखो, पढ़ने के बाद से क्या आपको लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, बस रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लाइक का बटन आप दबा सकते हो। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ, सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम में मिलेंगे। एंड नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो एक बार आप नोट्स का डेमो लेके जरूर देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि नोट्स को मैंने कितने मेहनत से आपके लिए बनाया है। और हाँ, 60 में से 60 ईजिली आ सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।